हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं रिसोर्स ज्योग्राफी यानी संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल में हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं संसाधन का अर्थ, संसाधन की परिभाषाएं, संसाधन का क्षेत्र, संसाधन के दूसरी शाखाओं से क्या संबंध होता है और संसाधनों का वर्गीकरण। इससे पहले मैं आप लोगों को वनों का टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, वन कितने प्रकार के होते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल रिसोर्स या मृदा संसाधन। मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मृदा संसाधन के अर्थ के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त की जाती है या मानव को दी जाती है और मानव उस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग अपने जीवन को विकसित करने के लिए करता है। इसी को संसाधन कहा जाता है। संसाधन की अगर हम लोग बात करेंगे, इसका अर्थ की बात करेंगे तो सॉइल यानी मिट्टी, रिसोर्स कहते हैं संसाधनों को। तो मिट्टी भी एक संसाधन कहलाती है क्योंकि मिट्टी में वनस्पति विकसित होती है और वनस्पति के द्वारा ही अधिकांशतः जलवायु या अन्य फैक्टर हैं वो कंट्रोल होते हैं। तो इस प्रकार से जो सॉइल होती है वो मानव को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मिट्टी अगर हम लोग बात करें परिभाषा के बारे में कि मिट्टी किसे कहते हैं, तो सीधी सी परिभाषा है, प्रोफेसर रमन ने दी है कि धरातल के ऊपर का वह भाग, धरातल के ऊपर का वह भाग जो मूल चट्टानों और वनस्पति के अवशेषों से मिलकर के बनता है, वनस्पति के अवशेषों से मिलकर के बनता है, जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, वनस्पति विकसित होती है, उसे मृदा कहा जाता है। उसे मृदा कहा जाता है। यानी धरातल का वह ऊपरी भाग जो कि मूल चट्टान, वनस्पति के अवशेषों से मिलकर के बनता है, जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं और कृषि कार्य किया जाता है, उसे मृदा कहा जाता है। इनके अलावा प्रोफेसर बेनेट जो मृदा शास्त्री हैं, इन्होंने भी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि धरातल के ऊपर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह परत, धरातल के ऊपर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह परत जो मूल चट्टान और वनस्पति से मिलकर के बनती है। धरातल के ऊपर मूल चट्टानों की वह असंगठित पदार्थों की परत जो मूल चट्टान और वनस्पति से मिलकर के बनती है, उसे मृदा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। मृदा की अगर हम बात करेंगे तो 7.2 से लेकर के 7.4 के बीच में इसकी pH वैल्यू होती है। क्या होती है? pH वैल्यू। pH वैल्यू का मतलब होता है कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है, यह निर्भर करता है pH वैल्यू पर। अगर कोई मिट्टी 7.2, अगर कोई मिट्टी या कोई मृदा 7.2 से कम वैल्यू की है तो वह मिट्टी अम्लीय कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लीय मृदा। और अगर किसी मिट्टी में pH वैल्यू 7.4 से ज़्यादा है तो उसे क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय। मतलब ये होता है कि अम्लीय मिट्टी वह मिट्टी होती है इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, लेकिन खनिज जो होते हैं मिट्टी के अंदर वो कम होते हैं। जबकि क्षारीय मिट्टी वह होती है जिसमें पानी की मात्रा कम रहती है, जबकि अन्य पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए जो अम्लीय मृदा होती है वो अधिकांशतः नदियों के निकट मिलती है, जबकि क्षारीय मृदा रेगिस्तान में देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मृदा का वितरण या मृदा का विश्व वितरण। मृदा के अगर विश्व वितरण की बात करेंगे तो पूरे विश्व में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में उसको बांट दिया गया है। पहली है क्षेत्रीय कटिबंधीय मृदाएं, दूसरी है अतः कटिबंधीय मृदाएं
और तीसरी है अपार्श्विक व अप्रादेशिक मृदाएं। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे क्षेत्रीय कटिबंधीय मृदाओं के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है वो पेडोलॉजी में किया जाता है, या पेडोलॉजी को मृदा विज्ञान भी कहते हैं, और पेडोलॉजी के अंदर हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। तो जो हमारे 3 मुख्य रूप से जो भाग हैं मिट्टियों के, उसमें पहली जो मिट्टी है उसको हम क्षेत्रीय कटिबंधीय मृदा कहते हैं। और ये जो क्षेत्रीय कटिबंधीय मृदा है इसमें भी 3 अलग अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहला है पेडाल्फर मृदा, दूसरा है पेडिकल मृदा और तीसरी है टुंड्रा मृदा। आप इस शब्द को देख रहे होंगे कि जहाँ पेडाल्फर मृदा है ये 3 शब्दों से मिलकर बनी है। इसमें एक शब्द है पेड यानी कि मृदा, प्लस एल यानी एल्यूमिनियम, और एफआर यानी कि फेरल यानी लोहा। तो ऐसी मिट्टियाँ जिसमें एल्युमिनियम और लोहांश की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसी मिट्टियाँ जिसमें एल्युमिनियम और लोहांश की मात्रा ज़्यादा होती है उसे पेडाल्फर मृदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पेडाल्फर मृदा कहते हैं। ये मृदा अधिकांशतः उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ये पेडाल्फर मृदा जहाँ पर एल्युमिनियम और फेरल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ये अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। दूसरी है पेडिकल मृदा। पेडिकल जो मृदा है, पेडिकल भी 2 शब्दों से मिलकर बनी है, पेड यानी मृदा और प्लस कैल यानी कैल्शियम। तो ऐसी मिट्टी, ऐसी मृदा जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ऐसी मृदा को पेडिकल मृदा कहते हैं। और ये पेडिकल मृदा उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ घास के क्षेत्र अधिक होते हैं, जैसे चन्नोजम मृदा और भूरी स्टेपी मृदा इसी के अंतर्गत आते हैं। इसी में तीसरी आती है टुंड्रा मृदा। ये नाम से पता लग रही है कि ऐसी मिट्टी जो वो कम विकसित होती है या अविकसित होती है और ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलती है। तो ऐसी मृदा को क्या कहा जाता है? टुंड्रा मृदा कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो मिट्टी होती है उसके जो 3 भाग हैं, 3 भाग दिए गए हैं। तीनों भागों में आपने पहली पढ़ी क्षेत्रीय कटिबंधीय मृदा, इसमें पेडाल्फर है, पेडिकल है और टुंड्रा सॉइल है। इसी में दूसरी जो मिट्टी दी गई है उसे कहते हैं अतकटिबंधीय मृदाएं। ये जो अतकटिबंधीय मृदाएं होती हैं, ये मृदाएं विशेष परिस्थितियों में देखने को मिलती हैं, और ख़ास करके ये जो मृदा है वो एक जगह नहीं है, ये अलग अलग रूप में बिखरी हुई मृदा के रूप में देखने को मिलती है। ये मृदा लवणीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ लवणता की मात्रा ज़्यादा होती है, या चूना प्रधान क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ चूने की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अतकटिबंधीय जो मृदाएं होती हैं ये अविकसित मृदाएं होती हैं, यहाँ पर कृषि कार्य बहुत कम होता है या उत्पादन नहीं हो पाता है कृषि का। तीसरी हैं अपार्श्विक व अप्रादेशिक मृदाएं। तो ऐसी मृदाएं जो नवीन या नए स्थानों पर विकसित हो रही हैं, या हिमानी के द्वारा, वायु के द्वारा, महासागरीय लहरों के द्वारा जो जलोढ़ के रूप में नई नई विकसित हो रही हैं, ऐसी मृदाओं को अपार्श्विक मृदा कहते हैं। एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा होती है वो इसी के अंतर्गत आती है। तो पूरे विश्व में जितने भी नदियों के मैदान हैं, जैसे गंगा का मैदान है, सिंधु का मैदान है, नील का नदी का मैदान है, अमेजन मैदान, तो जितने भी मैदान हैं और वहाँ पर नई नई जो मिट्टियाँ विकसित हो रही हैं वो सारी की सारी मिट्टियाँ किस में आती हैं? अपार्श्विक मृदा में आती हैं। तो ये तो मिट्टियों के ये मेन प्रकार हो गए जो पूरे विश्व में देखने को मिलती है। इसमें आप लोगों की क्षेत्र कटिबंधीय मृदाएं हैं, इसके अंदर भी 3 मिट्टियां हैं, पेडाल्फर है, पेडिकल है और टुंड्रा है। अतकटिबंधीय मृदा होती हैं और अपार्श्विक मृदाएं होती हैं। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट सॉइल्स का डिवाइडेशन है, इसमें CS और CS, कंप्रेसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, कंप्रेसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि USA का जो सॉइल डिपार्टमेंट है उस सॉइल डिपार्टमेंट ने 1975 में पूरे विश्व का सर्वे किया है, और सर्वे के बाद में पूरे विश्व की मिट्टियों को 11 भागों में बांट दिया है।
और इनके जो वैज्ञानिक नाम होते हैं या साइंटिफिक जो नाम होते हैं उन नाम को इन्होंने दिया है। इन्होंने जो 11 नाम दिए हैं उनमें पहली है एंटी सॉइल, दूसरी हिस्टो सॉइल, वर्टी सॉइल, इनसेफ्टी सॉइल, एरिडो सॉइल, मेली सॉइल, अल्फी सॉइल, स्पोडो सॉइल, अल्टी सॉइल, ऑक्सी सॉइल और अनेली सॉइल मुख्य रूप से आती हैं। अगर इन मिट्टियों की बात करेंगे तो इनमें जो अधिकांश जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वे सभी क्षेत्रों में फैली हुई हैं या अलग अलग रूप में अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिशत के हिसाब से देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे एंटी सॉइल की, एंटी सॉइल क्या है, एक नवीन मृदा है और इसका जो क्षेत्र है वो उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहाँ पर नदियाँ हर वर्ष अवसाद बहा करके लाती हैं और एक नई मिट्टी को तैयार करती हैं। ऐसे ही जो हिस्टो सॉइल की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो हिस्टो सॉइल जो होती है वो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर कौन सी सॉइल होती है, हिस्टो सॉइल होती है। ऐसे ही जो वर्टी सॉइल होती है इसको चरणोजम मिट्टी के क्षेत्र भी कहा जाता है और जो वर्टिकल सॉइल होती है ये ऑस्ट्रेलिया, भारत में अधिक देखने को मिलती है। ऐसे ही अगला है इनसेप्टी सॉइल, और इनसेप्टी जो सॉइल होती है इसमें लोआंस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इनसेप्टी सॉइल के अंदर, और इसलिए जो मिट्टी होती है इसका रंग काला होता है, लाल और पीला भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन अधिकांशतः यह मिट्टी लाल या काली दिखाई देती है। लाल इसलिए दिखाई देती है कि जब लोआंस की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। अगली है एरिडो सॉइल, इसमें वे मिट्टियाँ आती हैं जिसमें जिप्सम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जिप्सम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ऐसी मिट्टियों में खनिज बहुत मात्रा में पाया जाता है। अगली है मैली सॉइल। मैली जो सॉइल होती है इसको घास की मृदा भी कहा जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका के पेरी क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका के पंपाज घास के क्षेत्र, अफ्रीका के बेल्ट क्षेत्र, एशिया के स्टेपी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के डाउन क्षेत्र, ये जो घास के क्षेत्र हैं वो इसी मैली सॉइल के अंतर्गत आते हैं। अगली है अल्फी सॉइल। अल्फी सॉइल इसको धूसर मृदा भी कहा जाता है अल्फी सॉइल को, और ये ध्रुवों के निकट ज़्यादा देखने को मिलती है और इसमें जल की उपलब्धता करीबन 3 महीने तक रहती है, जिसे हम लोग अल्फी सॉइल कहते हैं। अगली है स्पोडो सॉइल। स्पोडो सॉइल उत्तरी गोलार्ध में अधिकांशतः देखने को मिलती है। इसका रंग पीला होता है और इसमें घास के क्षेत्र भी पाए जाते हैं। ये यूएसए, ब्राज़ील जैसे क्षेत्रों में अधिकांशतः स्पोडो सॉइल देखने को मिलती है। अगली है अल्टी सॉइल। जो अल्टी सॉइल होती है इसमें पुरानी मृदाएँ आती हैं और पुरानी जो मृदा होती हैं जिनको बागड़ क्षेत्र भी कहते हैं, तो ऐसी मृदा जहाँ कहीं भी देखने को मिलती हैं उसको अल्टी सॉइल के नाम से जानते हैं। अगली है ऑक्सी सॉइल। कौन सी है? ऑक्सी सॉइल। ये भी पुरानी मृदाएं होती हैं, इसमें लोहांश की मात्रा ज़्यादा होती है और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ भी ये अधिकांशतः देखने को मिलती है। और लास्ट में है अंडी सॉइल। ऐसी सॉइल जो कि मुख्य रूप से काली मिट्टी के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में यह मृदा देखने को मिलती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि काली जो मिट्टी होती है वो कपासी मिट्टी होती है, वो अर्डी सॉइल का ही एक उदाहरण है, या अर्डी सॉइल में ही काली मिट्टी देखने को मिलती है। हालांकि ये नई मिट्टी 1990 में जोड़ी गई है जो कि वर्तमान में देखने को मिलती है। इस प्रकार हम बात करेंगे तो ये हमारा टॉपिक रहा सॉइल रिसोर्स के बारे में, मिट्टियों के बारे में। और इस टॉपिक के बाद में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा वाटर रिसोर्स। थैंक यू।